हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। आज मैं चर्चा कर रहा हूं हड़प्पा सभ्यता की स्थापत्य कला के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्थापत्य कला के सभी रूप देखे थे और उसमें हमने कहा था कि हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जिसमें सभी चीजें, सभी पक्ष आर्ट एंड कल्चर के कंप्लीट हो सके। तो चलिए आज हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम लोग बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर हड़प्पा सभ्यता की स्थापत्य कला के संदर्भ में। ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में देखा जाए तो ये 6 प्रमुख चीजें हैं जिनको हम लोग देखना चाहिए। एक, सबसे पहले उसका नगर व्यवस्था, दूसरी उसकी जल निकास प्रणाली, तीसरा उसका महास्नानागार, चौथा उसका गोदी बाड़ा, पांचवा उसका अन्नागार, छठा उसका सभा भवन। और ये सभी चीजें, यानी कि इन सभी चीजों की संरचना कैसी थी, किस प्रकार की थी, इन सभी बातों पर हम एक एक करके डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। देखिए, ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं कि जब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज नहीं हुई थी तब तक हम लोग आर्किटेक्चर को यानी कि स्थापत्य कला को मौर्य काल से ही मानते थे कि मौर्य काल के हमको एविडेंस मिले थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हो गई और उससे एक बेहतरीन नगरीय सभ्यता उभर करके सामने आई तो आप समझ लीजिए कि उसके बाद पूरा इतिहास ही बदल करके रख गया, पूरा इतिहास बदल के रख गया। ठीक है, और उसके बाद फिर हम यहां से उसको ट्रेस करते हैं आर्किटेक्चर को यानी कि स्थापत्य कला को। सिंधु घाटी सभ्यता, पहली बात तो यह है कि जिसे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। यह सभ्यता दोस्तों आपकी जो स्टार्ट हुई थी, यहां पर जो ध्यान रखने की जरूरत है, हम मान के चलते हैं कि लगभग 2500 से लेकर के 2000 BC के आसपास की अपने टॉप पे थी और ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी। प्रथम हम कह सकते हैं कि एक तरीके से कह सकते हैं कि नदी घाटी सभ्यता है ये इसकी विशेषता है। ये आपकी कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है ये। ठीक है ना। लेकिन ये सभ्यता जो विकसित हुई थी ये सिंधु और सरस्वती, सिंधु से लेकर के सरस्वती नदी के बीच के क्षेत्र में 3 देशों में विकसित हुई 3 देशों में। इसके लगभग मान के चलिए 400 से अधिक स्थल हमारे सामने खोजे जा चुके हैं, कि खोज हो चुकी है। और 3 देश कौन कौन से हैं वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। और भारत में भी हम बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर के आपके पंजाब से लेकर के आपके हरियाणा हैं, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, वेस्टर्न यूपी है, इन सभी राज्यों में इसके एविडेंसेस मिले हैं। पहले ये केवल सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में एविडेंस मिले, बाद में जाकर के ये सोचिए गुजरात में जहां पर सिंधु नदी का कोई एविडेंस नहीं है, आपका वेस्टर्न यूपी जहां सिंधु नदी का कोई सहायक नदी नहीं है, राजस्थान जहां सिंधु नदी की कोई सहायक नदी नहीं है, वहां पर भी जब इसके स्थलों की खुदाई हुई और सारी चीजें मिली तो लगने लगा कि ये इन 2 नदियों के बीच की गतिविधि है। इसीलिए अब इसको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी नहीं कहते, बल्कि एक नया नाम आ चुका है जिसे हम कहते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। और यह सबसे बड़ी चीज है कि पहली की पहली ही यह नगरीय सभ्यता है। अब इसके खोज और अन्य जो चीजें हैं वो हम अलग तरीके से इतिहास में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे हुई थी, किस तरीके से हुई थी, शहर कैसे विकसित हुआ था। वो एक हमारा यहां स्थापत्य कला में इसका कोई योगदान नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि नगरीकरण जो हुआ था दोस्तों, ये नगरीय रूप में जो विकसित हुई उसके कई सारे कारण थे जिनको आपको समझना चाहिए। देखिए, वो कारण है यहां के इन दोनों क्षेत्रों के बीच की उपजाऊ जमीन, पर्याप्त मात्रा में संसाधन,
परिवहन के साधन विशेषकर जल परिवहन नदियों का क्षेत्र है। और जब इतने संसाधन हो और इसी क्षेत्र में अगर प्रगतिशील समाज का विकास हो जाए, जो अपने धर्म को अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल करे, अपने विकास के लिए इस्तेमाल करे, ऐसा समाज, ठीक है ना। तो अब आप समझ सकते हो कि व्यवस्था अच्छी होगी। और धीरे धीरे जब प्रगतिशील समाज होता है तो वो प्रशासनिक व्यवस्था भी अच्छी बना लेता है, ठीक है ना। आपका वैज्ञानिक विकास भी अच्छा कर लेता है, वैज्ञानिक गतिविधियां भी कर लेता है, ठीक है ना। और वो व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है, कृषि के साथ साथ में व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है। इन सभी कारणों की वजह से वहां पर एक नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है ना। बहुत अच्छी नगरीय सभ्यता। और यह नगरीय सभ्यता की खास बात यह है कि कुछ एक शहरों को छोड़ दिया जाए, कुछ एक चीजों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश नगर जो 400 स्थल मिले हैं उनमें से कुछ एक को छोड़ करके सभी का स्ट्रक्चर एक जैसा है, ठीक है ना। सभी का जो स्ट्रक्चर है वो सब एक जैसा है। इसलिए पूरी की पूरी सभ्यता को हम एक ही सभ्यता का अंग मानते हैं। अब इसकी जो विशेषताएं हैं वो हम देखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आप में से जो भी छात्र 2026 में सिलेक्शन लेना चाहता है, 2027 में सिलेक्शन लेना चाहता है, तो उसे अभी से ऑप्शनल की तैयारी कर देनी चाहिए, जिससे कि कम से कम 2 से 3 बार उसका रिवीजन हो सके और पहली बार में ही उसको रिवीजन के साथ में 300 प्लस मार्क्स उसको मिल सके। अगर आप ये सोचते हैं कि एक ही बार में क्लास करके आपको 300 से ऊपर नंबर मिल जाएंगे, तो बेटा जीएस में भी आप कई बार पढ़ते हैं। और ऑप्शनल का मतलब है आपके पसंदीदा विषय, और पसंदीदा विषय का मतलब होता है यूपीएससी का जो एग्जामिनर है या सिलेबस जिन्होंने तैयार किया है वो जानते हैं कि आपने अपनी पसंद का विषय लिया है, तो इसका मतलब है आपको उसमें गहराई से पता होगा। इसलिए ऑप्शनल विषय के क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़ी सी गहराई से पूछे जाते हैं और एनालिटिकल अप्रोच के साथ पूछे जाते हैं। और वो गहराई और एनालिटिकल अप्रोच कोई भी टीचर, कोई भी हो, मैं भी हो, कोई भी हो, आपको 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने की एक ही क्लास में सब कुछ नहीं बता सकता, वो कोई भी सब्जेक्ट हो। और जो कहता है वो झूठ कहता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको जब सिलेबस कवर हो जाता है उसके बाद सेल्फ रीडिंग करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, तब आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। सिलेबस तो करा सकते हैं लेकिन सभी डायमेंशन नहीं करा सकते। तो सभी डायमेंशन समझने के लिए आपको 2 से 3 बार का रिवीजन चाहिए होता है, और उसमें मैं आपके साथ में हूं। इस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो लाइव और टेस्ट सीरीज की साथ साथ में आपको ध्यान रखिएगा, आपके सिलेक्शन तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन तक मेरी गाइडेंस आपके साथ रहेगी। मैं आपके साथ हूं, आपका इंप्रूवमेंट करता रहूंगा। आपकी इस कोर्स की जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी भी आपको 2 साल की मिलेगी, या 2 साल तक क्लास को एक्सेस कर सकते हो, रिकॉर्डिंग को आप बार बार देख सकते हो, ठीक है ना। इसमें मैं डेली आंसर राइटिंग आप लोग कराता हूं जिससे कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो सके, और मैं खुद ही चेक करता हूं, ठीक है ना। साथ के साथ इसमें आपकी क्लास की पीपीटी भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। जो मैं क्लास में लिखता हूं वो सब कुछ आपको एज इट इज आपको मिल जाता है। और सबसे बड़ी चीज है आपको मटेरियल मैं खुद तैयार करके आपको देता हूं। तो ये 2 चीजें जो हैं, डेली आंसर राइटिंग और मटेरियल, ये मेरे खुद का किया हुआ कंसेप्ट है, जिसमें मैं आंसर भी मैं खुद चेक करता हूं, खुद ही आपको इंप्रूव के लिए चीजें बताता हूं, और मटेरियल भी मैं खुद तैयार करके आपको देता हूं, जिससे कि आपको अन्य किताबों पर डिपेंड ना होना पड़े। तो मेरी क्लास करने के लिए, हिस्ट्री में 300 प्लस नंबर लाने के लिए क्लास कीजिए, मेरा मटेरियल पढ़िए और एनसीईआरटी पढ़िए। बस इसके अलावा जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा एक किताब की, आपको 10, 20, 50 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए इस बैच के लिए आप लोग अभी 7 जनवरी से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करना चाहिए। और इतिहास बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से इसको हम कवर कर सकते हैं, अपनी भाषा में पढ़ सकते हो। और इसके लिए फीस जो लगेगी MK लाइव कोड के साथ में डिस्काउंट होकर के 14,999 रुपए में आपको कोर्स मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिए,
समय ज़्यादा मत गंवाइए, क्योंकि जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे समझ लीजिए आपको रिवीजन का उतना कम मौका मिलेगा, उतना परफेक्शन कम आएगा और उतने ही मार्क्स कम आने की संभावना बनेगी। ठीक है ना? तो जल्दी कीजिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो तो आप मुझे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम बारकोड है और नंबर है, इसके थ्रू भी आप मुझे टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोड MK लाइव लगाना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं नगर या किले के बारे में। नगरीय सभ्यता की विशेषता है तो नेचुरल सी बात है। तो पहली बात, क्योंकि यह नगर सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, तो इसके कुछ कुछ चीजों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो पहली जो विशेषता है वो यह है कि नगर पूरी तरीके से नियोजित है, नियोजित नगर प्रणाली है, ध्यान रखिएगा। और ये दो भागों में, शहर दो भागों में विभाजित है। ये देखेंगे तो नगर जो है आपके दो भागों में विभाजित है, एक ऊपरी शहर और एक निचला शहर। बाकायदा प्रॉपर तरीके से यह है विभाजन। नियोजित कैसे है? क्योंकि ये ग्रिड पैटर्न पर बसा हुआ है, ग्रिड पैटर्न पर बसा हुआ है, यानी कि बाकायदा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। बाकायदा प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। दूसरी, इसमें जो आपके सभी शहरों की संरचना समान है, सभी शहरों की संरचना कैसी है? समान है। तीसरा, इसमें एक चीज और भी है कि आपके जो दुर्ग हैं, जिसे ऊपरी शहर कहते हैं, दुर्ग किलेबंद हैं, किले बंद हैं सामान्यतः ऊपरी हिस्सा, और जो शहर है वो किलेबंद नहीं है, ठीक है ना। दुर्ग सामान्यतः है, लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं। कुछ अपवाद क्या है? जैसे धौलावीरा है, धौलावीरा 3 भागों में है, 3 भाग हैं और तीनों भाग किलेबंद है, तीनों के तीनों पार्ट किलेबंद बनाए गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ ऐसे भी हैं जहां किलेबंद है ही नहीं, जहां कुछ ऐसे हैं जहां पर दोनों जो ऊपरी शहर और निचला शहर दोनों किलेबंद हैं, लेकिन सामान्यतः ऊपरी हिस्सा जो है वो किलेबंद है, ठीक है ना। तीसरी सबसे बड़ी चीज नगर की एक और भी है कि इसमें जो मकान के दरवाजे हैं, मकान के दरवाजे जो है वो आपके गलियों में खुलते हैं, मुख्य सड़क पर नहीं, यानी कि इसके माध्यम से वो अपने उस समय की होने वाली अव्यवस्था से बचे रहते थे, अतिक्रमण से, सारी चीजों से। मकानों की संरचना एक जैसी है, मकान संरचना एक जैसी, पक्की ईंटों का प्रयोग है, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है मकानों में, ठीक है ना। और मकानों के साथ में एक अच्छी जल निकास प्रणाली भी है, जल निकास प्रणाली के साथ साथ आपके कुएं भी हैं, कुआं भी है पानी की व्यवस्था के लिए, ये देखेंगे तो इस तरीके से उन्होंने अपने शहर को प्रॉपर तरीके से बसाया है। आप यहां देख सकते हैं कि किस तरह के मकान, एक सादा सिंपल से मकान बने हुए हैं, छतों पर लोग बैठे हुए हैं चारपाई डाल करके, ये मेन एंट्री गेट है, यहां से इस तरीके से कंसेप्ट बनाया गया है। लेकिन इसी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो मोहनजोदड़ो का ये स्ट्रक्चर है, ये देखिएगा, ये आपकी सिंधु नदी बह रही है और ये है निचला शहर और ये है ऊपरी शहर, अपर सिटी। और अपर सिटी ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा ये रहा, ये किलेबंद बस्ती है, ये रहे। और ये बनाया गया आपका पवित्र उपवन जो शहर के अंदर ही है। ये आपका एक प्रकार का खेलने का स्टेडियम टाइप का है। और ये रहा आपका चौराहा, जहां पर आप सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ये रहा। और ये जो चौराहा है इसी को कहा जाता है ऑक्सफोर्ड सर्किल। ऑक्सफोर्ड सर्कस या सर्कल कह सकते हैं, ये इसका नाम दिया गया है जो खुदा गया है।
और यहां देख रहे हैं तो आपको बाकायदा वो गलियां ही मिलेंगी उसी तरह की, सेट पैटर्न पर इसी तरह की गलियां हैं, यूं प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो पूरी की पूरी गलियां, मकान के दरवाजे आपके मुख्य सड़क पर नहीं खुलेंगे जिससे कि कोई अतिक्रमण ना हो सके। बाकी अन्य सारी चीजें यहां पर हैं। इसी ऊपरी हिस्से में आपका देखेंगे तो महास्नानागार है, इसी में महास्नानागार, ठीक है ना। इसी हिस्से में आपका अन्नागार भी है, जो यहां का हिस्सा है। इसी हिस्से में आपका सभा भवन भी है, इसी ऊपरी हिस्से में है। और यह स्ट्रक्चर लगभग सभी शहरों का एक जैसा है, सभी शहरों का, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है यहां की जल निकास प्रणाली। जल निकास प्रणाली यह एक अनोखी विशेषता है जो उस समय किसी ने सोची भी नहीं थी। यानी कि इसमें मकान के अंदर से, ध्यान रखिएगा, ये मकान है, मकान के अंदर ये 2 कमरे हैं, यहां पर कुआं है, यहां बाथरूम है। तो सोचिए मोरी जाती है और मोरी से होते हुए ये आपके मुख्य सड़क तक आपके कनेक्ट होते हैं। मुख्य सड़क पर आपके सीवर लाइन बनी हुई है और सीवर लाइन से होते हुए ये शहर से बाहर पानी निकल जाता है। ये रहे, ये मकानों से कनेक्टेड आपकी मोरियां हैं, ये रही। और ये आपकी बाहर नाली है, नाली आपकी कहां जाती है, मुख्य सड़क पर जाकर के मिल जाती है। ये मकान का स्ट्रक्चर है, ये रहे मकान के, हर मकान के अंदर क्या क्या है ये रहे आपके। तो इन्हीं में शौचालय, बाथरूम वगैरह ये सारी चीजें हैं। और ढकी हुई, सोचिएगा सबसे बड़ी चीज है कि ईंटों से, ईंटों की नालियां हैं और नालियां भी ढकी हुई हैं, ढकी हुई नालियां हैं, ऐसी वैसी भी नहीं है, ठीक है ना। और ढकी हुई भी, और बीच बीच में कंडीशन यह है कि उनको हटाने के लिए कुछ ईंटें खुली भी रखी गई हैं जिससे कि साफ सफाई हो सके। सोचिए उस समय की उनकी प्रगतिशीलता देखिएगा, जागरूकता देखिएगा, गंदगी और सारी चीजों को लेकर के खुले में नहीं बहा रहे। आज की डेट में देखेंगे इतनी अच्छी व्यवस्था तो आज के शहरों में नहीं मिलती। यानी साफ सफाई, नालियां, मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण ना होना, ये सोचिएगा कितनी बेहतरीन व्यवस्था बनाई गई है, जो आज के चंडीगढ़ जैसे शहर में आपको दिखाई देगी या नई बसी हुई कॉलोनी में दिखाई दे सकती है। बाकायदा कोई भी शहर भारत का ऐसा नहीं है जो प्रॉपर तरीके से नियोजित हो, प्लान्ड सिटी हो, ऐसा कोई भी शहर नहीं है, ठीक है ना। तो यह अपने आप में एक बहुत बेहतरीन व्यवस्था इसमें बनाई गई थी। यानी जल वितरण से लेकर के सारी चीजें, हर घर में एक कुआं है जहां से मोरी जाती है, मोरी से नाली जाती है, नाली मैन होल पे जाके गिरती है, वहां से शहर से बाहर आपका पानी निकल जाता है ढकी हुई, ठीक है ना। ये देखिएगा। दूसरा आपका महास्नानागार, इसको अजूबा कहा गया है, उस समय का अजूबा, यानी कि अनोखा आश्चर्य, आश्चर्य। और ये कहां है, मोहनजोदड़ो में, जोदड़ो के ऊपरी शहर में। आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसको आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी हो तो उसमें इसी तरह का सेम कंसेप्ट बना करके आपको समझाने की, दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। 46 बाई 15 मीटर के आकार का है ये, 46 इंटू 15.23 मीटर के आकार का है, इतना बड़ा ये है आपका, ठीक है ना, समझिएगा। महास्नानागार, वो सॉरी 46 तो नहीं, ये 46 मीटर नहीं, बल्कि ये है आपका 18 बाई 7 इंटू 2.73, 18 इंटू 7 इंटू 2.73 मीटर का आकार का है, ये रहा, इतना बड़ा ये है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इस पर आपके चारों तरफ बिटुमिन का लेप लगाया गया है जिससे कि सीलन ना आ सके।
और इसका उपयोग किया जाता था किसी भी धार्मिक उत्सव के लिए। किसके लिए? धार्मिक उत्सव के लिए। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम में इसकी सीढ़ियां बनी थी। ये आज भी आप देखना चाहो तो आपको पाकिस्तान जाना होगा, पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो में जाएंगे तो आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना। और इनके बराबर में सारे कमरे बने हुए थे, मकान बने हुए थे, उन मकानों से कुएं से पानी यहां पर डाला जाता था। एक पवित्र उत्सव, जल उत्सव या कोई भी कह सकते हैं, इसका मतलब जल की पूजा भी की जाती थी महास्नानागार में, ठीक है ना। ये रहा, आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर आपको याद आ जाएगा, आप देख समझ सके तो किस तरह का आयोजन किया जाता था। दूसरा है गोदी बाड़ा, यानी कि बंदरगाह के साथ में, डॉकयार्ड कहते हैं इसको, डॉकयार्ड, बंदरगाह के बराबर में जहाजों को, पानी के जहाजों को, नावों को खड़ा करने की एक जगह। तो ये नदी है, नदी से आपने काट करके नहर टाइप की बनाई आपने इधर जाने के लिए, जिससे कि आराम से, क्योंकि नदी में तो आपका बाढ़ आ जाती है तो नावें बह सकती हैं, सारी चीजें हैं, तो यहां पर उन्होंने अपना बैरियर लगा देते थे और यहां पर पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, यहां पर उनके नावें जहाजें खड़े रहते थे जिनमें सामान का लादना उतारना ये सब संभव था, ठीक है ना। और इससे इसकी बाढ़ का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता था क्योंकि पानी यहां पर रोक दिया जाता था और एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए पीछे से रास्ता है। और ये जो मिला है, ये मिला है लोथल से। लोथल यानी कि एक तरीके का बंदरगाह नगर है, व्यापारिक नगर, जिसके एविडेंस हमको यहां से मिले हैं। समुद्री व्यापार का केंद्र था और यहां पर बांध की व्यवस्था थी, सारी चीजें थी जो हमको यहां से मिला, इसके एविडेंस भी मौजूद हैं। उसके अलावा आ जाइए अन्नागार। अन्नागार हमें लगभग सभी जगह से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से भी मिला है और हड़प्पा से भी। हड़प्पा से 6x6 के 12 मिले हैं, 6 इसरो में टोटल 12 मिले हैं। और मोहनजोदड़ो में आपका जो मिला है एक बड़ा विशाल मिला है, बड़ा अन्नागार। और ये जो अन्नागार है जिसको मैंने आपको गलती से लिख दिया था, वो मैं बता रहा हूं, ये कितने बाई कितने आकार का है। ये है 46 बाई 15.23 के आकार का, मीटर के आकार का है, बड़ा अन्नागार। इसका मतलब वो अपने समय के लोगों की किसी भी आपातकाल की सुरक्षा के लिए ये सारी चीजें बना करके रखते थे। यानी कि आपातकाल के बारे में वो कितने सजग थे वो आप देख सकते हैं। ये जो सीन है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये रहे, ये है आपके हड़प्पा के 12 हैं, 6 इधर और 6 अन्नागार इधर है। और बाकायदा इनमें अनाज के ढेर भी मिले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला हो, वो भी मिले हैं। बेहतरीन नमूना है आपके, यानी कि आपातकाल के लिए वो कितने ज्यादा सजग थे कि इमरजेंसी के लिए अनाज का संग्रह करके रखते थे, ठीक है ना। दूसरा है आपका सभा भवन, ये रहा सभा भवन। ये आपका मिला है आपके मोहनजोदड़ो से, जहां पर लोग मीटिंग किया करते थे, मोहनजोदड़ो, या इंग्लिश में कह सकते हैं मोहनजोदारो। यह 20 स्तंभों की एक संरचना है। इसमें कितने हैं? 20 स्तंभ हैं की संरचना है। अगर आप देखेंगे तो मोहनजोदड़ो मूवी देखेंगे तो उसमें जहां पर माहम यानी कि जो मुख्य अधिकारी होता है वो यहां पर मीटिंग लेता है और लोग बैठने की व्यवस्था करते हैं। वहां पर सब लोग पुजारी सब लोग बैठते हैं, वहां पर बोटिंग होती है, सारी चीजें हैं, वो आपको सब दिखाया गया है, ठीक है ना। ये सारी चीज संरचना है। कुछ लोगों ने इसे पुरोहित आवास भी कहा है, पुरोहित आवास, प्रीस्ट हाउस कहा है कुछ लोगों ने, ठीक है ना। तो इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है कि एक तरीके से देखिए
यह सभा भवन यहाँ पर है, विशाल अन्नागार यहाँ पर है, महास्नानागार यहाँ पर है, ठीक ना। ऊपरी स्ट्रक्चर बेहतरीन तरीके से बना हुआ है, स्टेडियम टाइप की संरचना भी मिली हुई है, आपके पवित्र उपवन भी वहाँ पर हैं, शहर भी व्यवस्थित तरीके से नियोजित है। तो ऐसी स्थिति में इस कहा गया है कि मोहनजोदड़ो ही इन सभी राज्यों की या इन सभी शहरों में से मुख्य राजधानी हुआ करती थी, इसलिए कहा गया है। लेकिन अब जो नए एविडेंस निकल करके आ रहे हैं, जैसे आप अपने भारत के संदर्भ में देखेंगे तो राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी का जो एरिया है जिसकी खुदाई हो रही है वो मोहनजोदड़ो से कई गुना ज्यादा है, और वहां पर भी इसी तरह की सभी चीजें मिल रही हैं जिसको अभी रिकॉग्नाइज करने की बस जरूरत है, रिकॉग्नाइज करने की बस जरूरत है। इंटरनेशनल लेवल पर सभी लोग बैठेंगे, करेंगे, तब उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उसके बाद हो सकता है इतिहास ही बदल जाए, क्योंकि वहां पर ऐसी जो चीजें मिल रही हैं राखी गढ़ी में जो मोहनजोदड़ो में भी नहीं है, और मोहनजोदड़ो से कहीं ज्यादा विशाल है, कहीं ज्यादा बड़े क्षेत्र में है राखी गढ़ी, हरियाणा में। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया। अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे स्थापत्य कला के महाजनपद यानी कि मौर्य युग और महाजनपद के समय में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आप में से जो भी छात्र हिंदी माध्यम में पीटीवाई फाउंडेशन 2026-2027 के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी एम के लाइव कोड के साथ इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र इतने रुपए में, 28,999 और 34,999 रुपए में 2026 के लिए और 2027 के लिए। और ये बैच दोस्तों स्टार्ट हो रहा है 7 जनवरी से, ध्यान रखिएगा 7 जनवरी शाम को 6 बजे। इसमें आपको प्रीलिम्स की क्लास सेपरेट यानी फाउंडेशन क्लास तो मिलेगी, उसका मटेरियल भी मिलेगा, क्रक्स भी मिलेगा, पीपीटी भी मिलेगी, पर्सनल मेंटर भी मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा। अलग से आपको प्री की क्लास भी होगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी मिलेगा आपको, जिसमें आप प्री क्वालिफाई करके हमारे मुख्य सेंटर पर, दिल्ली सेंटर पर आप आएंगे, 3 से 4 महीने यहीं पर रहेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मेंस देने जाएंगे, आपको उस लेवल पर तैयार कराया जाएगा। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इसमें इंक्लूड है, और साथ के साथ 1-to-1 मेंटरशिप, यानी कि हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को एक मेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके और आप लोग इधर उधर ना भटकें, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, वो है आपका सिलेक्शन। तो जल्दी कीजिए, मेरी गाइडेंस में रहना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करिए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।